तो भाई अपन लोगों ने लास्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना तो शुरू कर ही दिया था, और उसमें भी अपन लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर काफ़ी बातें कर ली थी ना। टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। उसके पहले जो लॉज वगैरह थे वो सब अपन पढ़ चुके थे ना, कि भाई हेसिस लॉ कैसे यूज़ करना है, लेवोजियर एंड लाप्लेस लॉ कैसे यूज़ करना है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर। तो अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इतना सब अपन ने इसमें पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस करे थे। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद, इन क्वेश्चंस के बाद, ये हेडिंग पर अपन ने एंड किया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यही एंड किया था भाई बच्चों सब लोगों ने। चलो तो इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू अहेड फ्रॉम हियर। लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन कर लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। लिखो बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज विच ऑकर्स व्हेन it is defined as the heat change which occurs when 1 mole of a compound when 1 mole of a compound is burned completely in presence of is burned completely in presence of oxygen to form stable products. In presence of oxygen to form stable products under given experimental conditions. Example, CH4 gaseous plus twice of O2 gaseous, giving you CO2 gaseous plus twice of H2O liquid. The delta H for this reaction is minus 890 kilojoule. So delta H for this reaction is minus 819 kilojoules. तो हम इस रिएक्शन से कह सकते हैं कि therefore enthalpy of combustion of CH4 is equal to minus 890 किलोजूल पर मोल। ये बात समझ आती है कि भाई आपने 1 मोल CH4 को बर्न किया, O2 की प्रेजेंस में बर्न किया, और जो प्रोडक्ट बनाए वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाए ना, मतलब जो कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए। तो क्योंकि इस रिएक्शन में 1 मोल CH4 बर्न हो रहा है और प्रॉपर प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसको हम डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 कह सकते हैं। इसको सिंबॉलिकली लिखें तो दिस इज डेल्टा एच कंबशन और CH4 ऐसे लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर CH4 is minus 890 किलोजूल पर मोल। लिखा भाई सब लोगों ने यहाँ तक? चलो और एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन।
at 1 atm and 25 degrees Celsius, at 1 atm and 25 degrees Celsius, which of the following reactions represents which of the following reactions represents delta HC? इनमें से कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिप्रेजेंट करती है? ए, you have 2H2O gaseous plus O2 gaseous giving you 2H2O liquid. B, C2H6 gaseous plus 5 by 2 O2 gaseous giving you 2CO gaseous plus 3H2O liquid. C, C4H8 gaseous plus 6O2 gaseous giving you 4 CO2 gaseous plus 4H2O liquid, या फिर डी, कार्बन डायमंड प्लस O2 gaseous giving you CO2 gaseous, और ई, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 gaseous giving you CO2 gaseous. इनमें से कौन कौन जो है वो आपको इनमें से कौन कौन जो है वो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे देता है? काफी लोगों के आंसर्स आने लगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं ACE, कुछ लोग कह रहे हैं BCDE, कुछ लोग कह रहे हैं CDNE, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ C और E। काफी वेरिड आंसर्स है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं, है ना। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो बच्चों ये बताओ कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जो है H2 plus O2 गिविंग यू 2H2O, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन देगा क्या आपको? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये दिक्कत क्या है? एक मोल रिएक्टेंट नहीं है, बिल्कुल। यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये 2 मोल रिएक्टेंट ले रखा है तो ये आपको नहीं देगा। ठीक है, सेकंड वाला आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन देगा क्या? बी देगा। कुछ लोग कह रहे हैं देगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देगा। अच्छा, ये कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है क्या? ये बताओ भाई, सीओ क्या कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट बना है क्या? नहीं बनाना। तो ये बात सही है कि 1 मोल रिएक्टेंट कंबस्ट होना चाहिए, लेकिन कंबस्ट होने का कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो कि होना चाहिए था CO2, राइट? CO2 होना चाहिए ना। तो यहां भी दिक्कत है। अच्छा, सी पर आते हैं। क्या रिएक्टेंट 1 मोल है? बिल्कुल है। प्रोडक्ट में वो कंप्लीट कंबशन के स्टेबल प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो आगे और कंबस्ट नहीं हो पाते। मतलब H2O प्लस O2 नहीं होता और कंबस्ट नहीं होता, CO2 प्लस O2 भी और ज्यादा कंबस्टन शो नहीं करता। दीज आर फाइनली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट्स, है ना। दीज आर दी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंबस्शन। सुजल बेटा नहीं, CO कैन फर्दर गेट कंबस्टेड, है ना। CO इज नॉट द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। कंबशन के कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट जो स्टेबल बनते हैं वो CO2 और H2O बनते हैं।
तो ये आपका ऑप्शन सही है। This will give you delta H combustion for this will give you delta H combustion for C4H8 है ना, ये C4H8 का एंथैल्पी ऑफ कम्बशन दे देगा। अब डी रिएक्शन, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? डायमंड तो एंथैल्पी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं मुझे एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ डायमंड चाहिए, आई वांट द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ डायमंड, तो उसकी रिएक्शन क्या लिखोगे आप, ये बताओ। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ डायमंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? यही होगी ना? भाई आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैंने आपको स्टेबल रिएक्टेंट तब कहा था जब फॉर्मेशन की बात थी, है ना, जब फॉर्मेशन की बात हो रही थी तब स्टेबल रिएक्टेंट था। यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट तो स्टेबल है CO2, कंप्लीट कंबशन का स्टेबल प्रोडक्ट है CO2, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो डायमंड का कंबशन हो सकता है ना भाई, यहाँ ये थोड़ी मनाई कि डायमंड का कंबशन ही नहीं हो सकता। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड लिखें तो 1 मोल डायमंड को O2 के साथ कंबस्ट कराकर प्रोडक्ट CO2 बनाना है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड की। तो ये ऑप्शन इसलिए दिए ये समझाने को कि देखो, कंबशन में रिएक्टेंट जो भी हो वो कुछ भी हो सकता है, 1 मोल उसको स्टेबल होना जरूरी नहीं है रिएक्टेंट को, क्योंकि अनस्टेबल चीज की भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछी जा सकती है ना। जरूरी थोड़ी कि नहीं सर कुछ ही चीजों को जला सकते हैं बाकियों को नहीं जला सकते, सबको जला सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जो बने वो कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी कार्बन अगर है तो उसका प्रोडक्ट CO2 आना ही चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो योर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बट दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। ई क्या हो गया? बिल्कुल राम बेटा, कंबशन में रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंबशन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। ई क्या हो गया? दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, and this is also equal to enthalpy of formation of CO2। भाई आपको मैं बोलता कि एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 की रिएक्शन लिखो तो अभी यही लिखते आप, लिखते कि नहीं लिखते? स्टेबल रिएक्टेंट से बनाना जरूरी था। तो इस रिएक्शन को नहीं लिख सकते अपन, दिस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड तो है बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट आल्सो एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आल्सो। 1 मोल CO2 बनाने के लिए भी ये रिएक्शन लिखोगे, 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट जलाने के लिए भी ये रिएक्शन लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है जनता? रिस्पॉन्सेस कम आ रहे हैं? बिल्कुल। तो दिस इज कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। तो आपकी 3 रिएक्शन C, D एंड E आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस फॉर एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ C4H8, कार्बन डायमंड एंड कार्बन ग्रेफाइट। ऑल राइट, ये लिख लो जल्दी से। अब क्या होता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन दे दी जाएंगी, और उनसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख पाएंगे, तो वो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ और फिर अपन उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लिखो नोट। राइट डाउन नोट। Number 1, delta H of any reaction is equal to summation of delta H formation of product minus delta H formation of reactants। तो अगर आपको अलग अलग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी जाए
तो उनसे आप डेल्टा एच रिएक्शन लिख सकते हो। तो फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है और कंबशन के लिए इसका उल्टा फॉर्मूला होता है। सेकंड पॉइंट, डेल्टा एच रिएक्शन is equal to summation of delta H combustion of reactants minus summation of delta H combustion of products। लिखा सबने? अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। लिखें क्वेश्चन? लिखो बच्चों। लिखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the standard enthalpy of formation in bracket delta HF नॉट। जब स्टैंडर्ड लिखा होता है तो हम उसमें ऊपर एक नॉट लगा देते हैं। जब स्टैंडर्ड नहीं होगा, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो उसको डेल्टा एचएफ लिखेंगे। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन ब्रैकेट डेल्टा एचएफ नॉट ऑफ CH4 कॉमा C2H4 and C3H8 are -17.9, 12.5 and -24.8 kilocalories per mole। -24.8 kilocalories per mole, full stop। The delta H for the reaction, the delta H for the reaction CH4 plus C2H4 giving you C3H8 will be। आपको बताना है कि अगर ये डेटा दिया हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन क्या आएगा। बताओ। वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट करके बताना भाई, गड़बड़ नहीं करना है। फॉर्मूला भी लिखवाया है मैंने, उस फॉर्मूले के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनकी वैल्यूज रख दो बस। -30.2 किलो कैलोरीज पर मोल, पक्का? वैल्यू रख के ही आंसर आ रहा है सबका। तो C3H8 के लिए डेटा आपको दे रखा है -24.8 किलो कैलोरीज।
माइनस C2H4 के लिए आपको दे रखा है +12.5 और CH4 के लिए दे रखा है -17.9। तो ये 30.2 आ रहा है क्या? मेरे को डाउट लग रहा है 30.2 आ रहा है क्या? -19.4। अब कुछ लोगों का आंसर -19.4 आ रहा है। तो कितना आएगा बच्चों? तो ये हो गया आपका -24.8 किलो कैलोरीज। और माइनस में इसका डिफरेंस कितना आता है? ये आएगा आपका माइनस का हाउ मच? 5.4। वेरी गुड। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो माइनस माइनस प्लस 5.4। तो 24.8 माइनस का +5.4 होगा, तो आपका आंसर आएगा -19.4 किलो कैलोरीज। डेल्टा H for the reaction। तो एज एन एग्जांपल समझ में आया कि अगर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हो अलग अलग चीजों की, तो उससे हम डेल्टा एच रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? अभी मैं एक एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको फॉर प्रैक्टिस, बट समझ में आया, है ना? बेटा आदित्य कैसी बात कर रहे हो? एफ अपन ने फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, सी कंबशन के लिए लिखा हुआ है। दो ही टाइप की एंथैल्पीज पढ़ी है अपन ने। तो अगर फॉर्मेशन दिया होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन दिया होगा तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्विक क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। लिखो बच्चों। द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर heat of formation of ethane, CO2। इथेन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, C2H6 इथेन, CO2 and H2O liquid are respectively -21.1, -94.1 and -68.3 किलो कैलोरीज per mole, then the standard molar heat of combustion of ethane will be, then the standard molar heat of combustion of ethane will be, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। और ऑप्शंस आर ए -183.5 किलो कैलोरीज, बी -240 किलो कैलोरीज, सी -162 किलो कैलोरीज, या फिर डी -372 किलो कैलोरीज। इन चारों में से क्या आपका आंसर आएगा? बताओ। हाँ, नहीं मानसी बेटा, गलत है आंसर। बहुत तो गलत है।
सॉल्व नहीं किया ना तुम लोगों ने? बहुत ही गलत बात है। सॉल्व करना चाहिए, बिना सॉल्व करे इतनी जल्दी जवाब दे रहे हो। हम्म। डांट खाने का काम करते हो। नहीं नहीं नहीं, वेदिका नहीं, गलत है। नेट रिएक्शन क्या है तुम्हारी जो तुमको चाहिए? C2H6 गैसियस प्लस O2, बैलेंस भी करनी पड़ेगी। गिविंग यू ट्वाइस ऑफ CO2 गैसियस प्लस 3H2 लिक्विड, और इसको बैलेंस अगर कर दोगे तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास 4 और 3 7 है, तो 7/2 ये रिएक्शन आएगी। है ना? एक सेकंड बेटा सारा। ओके। हाँ, प्रेशर सही है। तो अब इसका जब डेल्टा एच आप रिएक्शन लिखोगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन अगर है, देखो आपको क्वेश्चन में फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। तो फॉर्मेशन आपको कैसे सिखाया था? फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में जब डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखोगे तो 2 × डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 × डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2 होगा कि नहीं होगा बच्चों? देखो जरा, प्रोडक्ट साइड 2 मोल CO2 है और 3 मोल H2O है, तो 2 × फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड 3 × फॉर्मेशन ऑफ H2 हो जाएगा। और माइनस में डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस 7/2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2। अच्छा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा पहले तो ये बताओ। एलिमेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो होता है, बताया था आपको, है ना? दिस विल बी जीरो, दिस इज जीरो। एलिमेंट्स का उनकी एलिमेंटल स्टेट में एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होता है। बाकी वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन ने, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो 2 × एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 कितना दिया है देखो जरा। सेकंड नंबर पे CO2 का फॉर्मेशन है, दैट इज -94.1, राइट? तो -94.1 प्लस 3 मोल H2O है, सॉरी, तो 3 × माइनस H2 liquid is last, so that is 68.3 -68.3. This is for react products minus C2H6. The enthalpy of formation for C2H6 is -21.1. So this is 1 into -21.1 plus 0. तो 94.1 इंटू 2 कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका -188.2, और ये प्लस माइनस में माइनस लिख रहा हूँ ऑलरेडी, तो 3 × 68.3, ये कितना आएगा? ये आएगा -204.9, और ये माइनस ऑफ -21.1, तो ये हो जाएगा 204.9 में अपन 188.2 अगर ऐड कर दें तो दिस बिकम्स -393.1, दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस 21.1। तो 393 में से 21.1 माइनस हो जाएगा, सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद इज ये
डेल्टा एच रिएक्शन विल बी -372। और यूनिट अपनी क्या चल रही थी शुरुआत से? क्वेश्चन अपने को किलो कैलोरीज दे रखा था सब कुछ। एवरीथिंग वाज इन किलो कैलोरीज। यस, दिस विल बी किलो कैलोरीज, यही आएगा आंसर। तो थोड़ी मेहनत लगेगी कैलकुलेशन में, बट यू विल गेट टू द आंसर। दैट इज, मतलब मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ गया आपको तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से या एंथैल्पी ऑफ कंबशन से डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालना है अब कर लोगे आप लोग, है ना? चलो, तो ये फॉर्मेशन के कुछ सवाल थे, कंबशन पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। लिखें एक दो सवाल कंबशन के भी कर लें, मतलब दूसरे वैरायटी के, ये वैरायटी के तो अपन ने कर ही लिए हैं। ओके, चलो भाई। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं अपन लोग। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The heat of combustion of carbon and carbon monoxide, the heat of combustion of carbon and carbon monoxide are -394 and -285 kilojoule per mole respectively. -394 and -285 kilojoule per mole respectively. Full stop. The heat of formation of CO in kilojoule per mole is, और इसको अपन वो फॉर्मूला ना लगा के रिएक्शन लिख के करेंगे, हेसेस लॉ का यूज करके करेंगे, ठीक है? फॉर्मूले से तो आ जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप हेसेस लॉ से इसको करो रिएक्शन लिख के, जिससे कि आप ये भी समझ पाओ कि वो फॉर्मूला नहीं भी यूज करें तो भी रिएक्शन लिख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ इन किलोजूल पर मोल विल बी, ठीक है? तो इसको करना है, तो करो भाई, मैं भी थोड़ा लिखता हूँ। है ना? तो जो जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ, आप लोग करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ओके सुजल। तो भाई क्या करेंगे हम, ये 1 और 2 से कैसे मिलेगी रिएक्शन, ये बताओ। 1 - 2 करके मिल जाएगी। रिएक्शन 3 इज इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2। और ये रिएक्शन समझ में आती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही लिखेंगे ना रिएक्शन अपन। बच्चों, क्वेश्चन ने अपने को बोला था हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनकी रिएक्शंस अपन ने लिखी। और क्वेश्चन ने बोला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी रिएक्शन अपन ने लिखी। तो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, बट उस फॉर्मूले के लिए भी आपको एटलीस्ट ये तो लिखना ही पड़ेगा कि नेट रिएक्शन क्या चाहिए, जिसका डेल्टा एच आपको चाहिए, तो ये लिखना आना चाहिए। तो अब अपन फॉर्मूला न लगा के लॉजिक से करते हैं कि भाई अपन इसको फॉर्मूला न लगा के लॉजिक से करते हैं कि भाई अगर ये दिया हुआ है तो इसका डेल्टा एच कैसे मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि भाई अगर रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 को माइनस कर दें तो कार्बन सॉलिड यहाँ आ जाता है, O2 में से हाफ O2 चला जाता है तो हाफ O2 रह जाता है, CO2 से CO2 कैंसिल हो जाता है, और क्योंकि CO2 CO नेगेटिव मतलब माइनस का था, तो अब इसको शिफ्ट करके प्रोडक्ट की साइड ले आएंगे, तो अपने को आंसर भी मिल जाएगा। डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू -394 माइनस ऑफ -285, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू हैव -394 प्लस 285। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, डेल्टा H3 विल बी माइनस ऑफ 109, किस यूनिट में, यूनिट क्या थी, किलो जूल्स है ना, दिस वाज किलो जूल्स, तो दिस विल बी किलो जूल्स पर मोल, यही आएगा आंसर, दिस विल बी योर आंसर। वेरी गुड, किस किस का आ गया था भाई, वेरी गुड, प्रेशा और श्रेया, गुड। अभी लिखने में बिजी हैं क्या लोग, वेट कर रहा हूँ मैं बताने का भाई किस किस का आंसर आ गया था, इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं अपन। चलो भाई, लिखा सबने यहाँ तक। हाँ, ये मेथड फॉर्मूले से अच्छा है, हाँ वो तो मेरे को भी लगता है। आई जनरली प्रिफर डूइंग इट बाय हेसेस लॉ, है ना। फॉर्मूले में क्या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कब रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट था, लिखना तो पड़ता ही है। तो आई ऑल्सो प्रिफर डूइंग इट बाय हेसेस लॉ, कि थोड़ा सा लिख लो और इसको लॉजिक से करोगे, कंफ्यूजन भी नहीं होता, फटाफट हो जाता है काम, है ना। और पता है क्या होगा, थोड़े रिएक्शंस आप ऐसे या क्वेश्चंस थोड़े ऐसे कर लोगे ना, तो फॉर्मूला भी आपको आसानी से यूज करना आ जाएगा, उसमें भी कंफ्यूजन कम होगा आपको। ठीक है, लिखा सबने। एक दो क्वेश्चन और करें, फिर अपन आगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन, ये इजी लॉजिकल क्वेश्चन है, लिखो। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, द हीट ऑफ combustion the heat of combustion of a substance is, your options are A, always positive, B, numerically equal to the heat of formation, C, always negative, या फिर D,
फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस बोथ, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो ऑलवेज नेगेटिव, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज नेगेटिव, तो सी विल बी योर आंसर। आदित्य बेटा, पैनलिस्ट ने किया होगा कुछ, मुझे नहीं पता है, आई हैव टू सी, है ना? पैनलिस्ट माइट हैव डन समथिंग, प्रोबेबली हो सकता है वो जो तुम कह रहे हो। हाँ हाँ, को होस्ट ने कर दिया होगा तो, अच्छा होस्ट ने किया होगा, देखना पड़ेगा। खैर, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोगों ने बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिस्कस कर लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबशन की मदद से रिएक्शंस की एंथैल्पीज कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने सीख लिया ना, काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। अब जो अगली अपने को थर्ड, अपन लोगों ने हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, हीट्स ऑफ कंबशन लिखना जब शुरू किया था, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हीट्स ऑफ रिएक्शंस में नंबर वन अपन ने एंथैल्पी फॉर्मेशन लिखा था। फिर अपन ने सेकंड नंबर पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा है, दो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अपन ने डिटेल्स से डिस्कस कर ली। अब जो थर्ड आपको लिखना है, थर्ड दैट यू हैव टू राइट is enthalpy of neutralization. In bracket delta H neutralization. लिखा सबने? उसमें लिखो, it is defined as enthalpy of neutralization, delta H neutralization. It is defined as the heat change which occurs when it is defined as the heat change which occurs when 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base, is neutralized by 1 gram equivalent of a base। तो 1 ग्राम एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड का जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्शन होता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तब जो हीट रिलीज होती है या हीट चेंज इन्वॉल्व होता है, उसको अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, वो क्या, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, at 25 degree Celsius and 1 atm, at 25 degree Celsius and 1 atm, when 1 gram equivalent of any strong acid, when 1 gram equivalent of any strong acid
is neutralized by 1 gram equivalent, is neutralized by 1 gram equivalent. When 1 gram equivalent of any strong acid is neutralized by 1 gram equivalent of any strong base, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो उसका एक इक्विवेलेंट, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो उसका एक इक्विवेलेंट, इन दोनों को जब न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, कोई भी ले लो, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, then the system releases then the system releases constant amount of heat which is equal to या हीट विच इज, उसके आगे ऐसे लिख करके लिख लो, डेल्टा एच इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, 13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, और -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, है ना। कुछ जगह आपको यहाँ थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, कुछ जगह यहाँ 0.6 आ जाता है, तो यहाँ 0.1 आ जाएगा, बट दैट इज ऑल राइट, है ना, इसके क्लोज। ऐसा क्यों होता है ये मैं भी समझा देता हूँ कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, बराबर ही एनर्जी क्यों निकलती है ये अपन समझ लेते हैं। बट ये एनर्जी जो है लगभग इतनी निकलेगी, 13.6 13.7 के आसपास जो एनर्जी है, इतनी ये एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आप ले सकते हो, बट उस केस में एनर्जी इससे थोड़ी अलग होगी, है ना, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखाऊंगा, है ना। उसमें एनर्जी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, बट उसमें थोड़ी अलग निकलेगी, तो वो कितनी निकलेगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे, वो अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है ना। ओके, लिखा सबने यहाँ तक, समझे इसको कि क्यों बराबर एनर्जी निकल रही, चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो देखो, अभी सिर्फ 2 ही लोगों का रिप्लाई आया कि उन्होंने लिख लिया, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, लिखा कि नहीं लिखा? वेदिका और प्रेषा बस 2 के जवाब आए, हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लिया सबने। देखो भाई इधर देखो, एक सेकेंड। अब देखो हो क्या रहा है कि आपने रिएक्शन कराई कि ड्यूरिंग रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH aqueous प्लस HCl aqueous एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, NaCl aqueous, और वाटर बनाएंगे H2O लिक्विड, राइट। अब इसमें हुआ क्या, नेट रिएक्शन क्या हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस net reaction is only the combination of H plus and OH minus। इसमें नेट रिएक्शन सिर्फ इतनी हो रही है, कैसे देखो, NaOH एक्वस कहने का मतलब क्या है कि आपके पास Na प्लस एक्वस है प्लस OH माइनस एक्वस है, पानी में टूटा हुआ रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा, टूटा हुआ पूरा पूरा, याद है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सॉरी बेस था ये, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो ये Cl माइनस एक्वस है प्लस H प्लस एक्वस है ना, ऐसे ही रहेंगे। HCl पानी के अंदर H प्लस Cl माइनस में टूटा हुआ रहेगा, NaOH पानी के अंदर Na प्लस OH माइनस में टूटा हुआ रहेगा।
अच्छा, प्रोडक्ट साइड देखो, NaCl एक्वस जो है ये क्या होगा, ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस होगा, और H2O जो है ये H2O लिक्विड रहेगा, ये टूटा हुआ नहीं रहेगा। तो नेट रिएक्शन क्या हुई भाई आपकी, कि आपकी नेट रिएक्शन तो सिर्फ इतनी हुई ना। अब यहाँ Na प्लस की जगह K प्लस हो, है ना, Ca+2 हो, कुछ भी हो, यहाँ Cl माइनस की जगह Br माइनस हो, I माइनस हो, यहाँ तो वो वैसे ही रहेंगे। Na प्लस का Na प्लस रहा, K प्लस होता तो K प्लस आ जाता, Ca+2 का Ca+2 आ जाता, Br नेगेटिव का Br नेगेटिव रहता, I नेगेटिव का I नेगेटिव रहता, कोई चेंज ही नहीं आता ना इनमें। तो नेट रिएक्शन क्या होती है, सिर्फ कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो नेट रिएक्शन आपकी यही बनेगी। ये बात समझ आ रही है? कुछ लोगों को तो समझ में आई ये बात, है ना, बाकी मैं समझाता हूँ। और तो आप जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जैसे NaOH की जगह बच्चों आपने मान लो रिएक्शन में देखो, इधर एक कंटेनर लिया, और एक एग्जांपल लेते हैं, आपने इस कंटेनर के अंदर KOH डाला, तो आपके पास आयन क्या प्रेजेंट है, देखना K प्लस आयन है और OH नेगेटिव आयन है, और इधर से आपने डाल दिया HBr, तो आपके पास Br नेगेटिव आयन है और H प्लस आयन है। तो क्या होगा, K प्लस ऐसे ही बना रहेगा, Br नेगेटिव ऐसे ही बना रहेगा। नेट रिएक्शन क्या होने वाली है, सिर्फ H प्लस और OH माइनस कंबाइन होके आपको H2O लिक्विड दे देंगे। अब इसमें आपने K प्लस की जगह पे आप Na प्लस ले लेते और Cl माइनस ले लेते, तो अभी रिएक्शन तो सिर्फ यही होती ना, बस यही, ये तो ऐसे कैसे बने रहते। तो नहीं नहीं, कंबाइन नहीं हो रहे बेटा प्रेशा, ये तो समझने वाली बात है कि देखो एक्वस मीडियम में आपके जो कैटायंस और एनायंस हैं ये वैसे के वैसे बने रहते हैं। नेट रिएक्शन में इनका कोई रोल नहीं आ रहा है, ये जैसे पहले थे रिएक्शन के, बाद में भी वैसे ही है। नेट रिएक्शन आपकी हर बार क्या हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2O। और ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है, ये जो रिएक्शन है इसका जो डेल्टा H आता है, ये आता है -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। हाँ, अगर सॉलिड बनाओगे NaCl का तो फिर केस अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर उस केस में Na प्लस और Cl माइनस का भी कॉम्बिनेशन होगा, बट वो एक्वस मीडियम में नहीं होता ना, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता उसमें। आई बात समझ में जनता सबको, कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पे नेट नेट रिएक्शन सिर्फ इतनी होती है कि H प्लस OH माइनस से जुड़ के पानी बनाता है बस। बाकी के एंड्स पहले भी वैसे ही थे, बाद में भी वैसे ही हैं। इसीलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, बात एक ही जैसी पड़ती है अपने को। वीक में दिक्कत होती है वो अपन भी देख लेते हैं, वीक में क्या दिक्कत होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सैंपल एग्जांपल जो है ये लिख लो, है ना, ये समझने के लिए, समझ में तो आ गया ना सबको। हाँ ठीक है, अब इसको लिख लो बस थोड़ा सा ना, मैं फिर वीक में समझाता हूँ वीक में क्या करेंगे। और लिख लो तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया हमने, है ना। डन, लिख लिया, अरे वाह, बहुत जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो वीक में क्या होगा सुनना बच्चों, अगर यहाँ मान लो मैंने HCl की जगह CH3COOH ले लिया, तो क्या ये पूरा टूटा हुआ रहता है क्या, क्या ये कंप्लीटली CH3CO माइनस और H प्लस में डिसोसिएटेड होगा? नहीं होगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको डेल्टा H आयनाइजेशन देनी पड़ेगी, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जब वीक एसिड या वीक बेस होगा
तो उसमें एक डेल्टा एच आयनाइजेशन एक्स्ट्रा ऐड होगा क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर नेट रिएक्शन ये कराएंगे, है ना। उसमें H प्लस अपने को पहले बनाना पड़ेगा, तो उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऑलरेडी डिसोसिएटेड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। वीक एसिड में डिसोसिएशन कराना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन ने जब ये बात लिखी थी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें तो वो एनर्जी इतनी होती है। अगर कोई वीक एक वीक हो गया तो फिर उसमें डेल्टा एच आयनाइजेशन भी जुड़ेगा, तो कुछ डिफरेंस आएगा, वो अपन समझ लेते हैं। तो उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लो, और फिर क्वेश्चन में मैं इसको एग्जांपल में सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको कि यूज कैसे करना है। इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, in case of weak acid and weak base, comma, we need to give some energy. We need to give some energy to ionize. We need to give some energy to ionize the weak acid or base and therefore the net enthalpy of neutralization and therefore the net enthalpy of neutralization will be lesser in case of weak acid and weak base. Weak acid and weak base. तो यहाँ पे डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन विल बी -13.6 13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई आयनाइजेशन की अलग से एनर्जी नहीं लगती, तो वहां सिर्फ -13.7 आ जाता है। वीक एसिड और वीक बेस के केस में ये अपने को अलग से ऐड करनी पड़ेगी, है ना। और इसको करेंगे कैसे वो अपन देख लेते हैं अभी। लिखा सबने? चलो तो अपन इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लाई आगे लोगों के लिखो। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH, या ऐसे लिख लो, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH is -55.9 किलो जूल पर मोल। ये आपको दे दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -55.9 किलो जूल पर मोल। एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN by NaOH
and delta H neutralization of HCN, HCl नहीं, HCN hydrogen cyanide by NaOH is minus 12.1 kilojoule per mole, then the enthalpy of ionization in bracket or energy of dissociation bracket closed of HCN will be, your options are A minus 68 kilojoule per mole, B 68 kilojoule per mole, C 43.8 kilojoule per mole, या फिर डी माइनस 43.8 किलोजूल पर मोल। इन चारों में से क्या वैल्यू होगी? सही है सुजल, नंदिनी सही है, चयन सही है, प्रेषा थोड़ा गड़बड़ है, साइन की मिस्टेक है। तो हमको बोला है कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इन दिस केस विल बी minus 55.9 किलोजूल पर मोल प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन, यही होगी न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी बच्चों। ये समझ में आता है क्या? ये लिखना आता है? इससे लिखा है मैंने ये किलो कैलोरीज वाला डेटा इनने किलो जूल में दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो अपन ने वो यूज कर लिया, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ क्या था, वीक एसिड, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCN। ये समझ आ रहा है? मेरे को रिप्लाई नहीं मिला है लोगों का, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इतना एनर्जी निकलती है। मैं जैसा आपसे कह रहा था भाई कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमको दे रखा है, और यहाँ एक वीक एसिड इन्वॉल्व है, तो टोटल न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्लस आयनाइजेशन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हमको दिया हुआ है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन में कितना दिया है, माइनस 12.1 किलो जूल्स पर मोल, दिस इज इक्वल टू माइनस 55.9 किलो जूल पर मोल प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCN, ये हमसे पूछा हुआ है, तो इसको रीअरेंज कर देंगे तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCN जो है ये आ जाएगा आपका 43.8 किलो जूल पर मोल, इतना ही आ रहा है। है ना? तो अपना आंसर आ जाएगा डी, द आंसर विल बी डी। हाँ सॉरी सॉरी, साइन मैंने गड़बड़ कर दी, आंसर विल बी सी नॉट डी, आंसर विल बी सी, साइन अपने को चेक करना है, साइन पॉजिटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से कि बच्चों जब आपके पास वीक एसिड वीक बेस होगा तो जो न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी आएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मैग्नीट्यूड में, है ना, मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं, मैग्नीट्यूड में बड़ी आएगी या कम आएगी, मतलब एनर्जी रिलीज कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी ना। देखो ये मैग्नीट्यूड कम आएगा हमेशा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आयनाइजेशन या डिसोसिएशन में एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात क्लियर है?
तो ये इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, सॉरी, ये और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि डेल्टा एच आयनाइजेशन को पॉजिटिव ही होना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चंस में कि आयनाइजेशन अगर पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, तो वो पॉजिटिव ही आ सकती है। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो अपन और करेंगे आगे, है ना। एक क्वेश्चन फिर होमवर्क दे दूं क्या? एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। हाँ, डेल्टा चाइनाइजेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये याद रखना। डेल्टा चाइनाइजेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। तो ऑप्शन बी या सी में से कोई हो सकता था, ए और डी नहीं हो सकता था। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो बच्चों, एक क्विक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CH3 COOH 4 मिलीमोल plus NaOH 4 millimole, giving you CH3 COONA plus H2O. If delta H ionization for CH3 COOH is equals to 1 kilocalories per mole, and delta H neutralization for strong acid and strong base is equal to minus 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आपको सॉल्व करना है। एक चीज का ध्यान दे रखना, यहाँ मैंने मिली मोल्स दिए हुए हैं और डेटा आपको पर मोल का दिया हुआ है, तो वो यूनिट्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बाद अपन लोग अगली क्लास में एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजनेशन और बॉन्ड एनर्जीज वगैरह की कुछ बातें करेंगे, एंड प्रॉब्ली फिनिश ऑफ आवर थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल एनर्जेटिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, होपफुली।